हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। जैसा कि हमने टेलीग्राम पर डिस्कस किया था कि हम इन्वायरमेंट पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि उसको कैसे अप्रोच करना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें इन्वायरमेंट को लेकर चलना है, उसका वेटेज क्या है यूपीएससी के जो प्रीलिम्स में, और साथ ही किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से हम पढ़ें, कितना पढ़ें, किस प्रकार से टॉपिक प्रिपेयर करें, किस प्रकार से हम रिवाइज करें, उस सब को हम आज इसमें जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपके सारे क्वेश्चनों का सवाल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि जो इन्वायरमेंट है उसका वेटेज कितना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूपीएससी के 2021 के, 22 के, 23 के, उसके बेसिस पे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 के अंदर इन्वायरमेंट का क्या वेटेज रहने वाला है। जो 2021 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर इन्वायरमेंट के ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आए थे, और जो 2022 का पेपर था उसमें इन्वायरमेंट के 17 क्वेश्चन आए थे, और जो 2023 का पेपर था उसमें इन्वायरमेंट के ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चन आए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के बराबर है। लेकिन हम इन्वायरमेंट को इतना टाइम देते नहीं है जितना कि लक्ष्मीकांत को देते हैं। और एक ये बात भी है कि यदि हम इन्वायरमेंट को लक्ष्मीकांत से आधा टाइम भी देना तो इन्वायरमेंट हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इन्वायरमेंट को हम कहाँ से करें, ये भी एक सवाल आता है आगे। जैसे लक्ष्मीकांत को हम पॉलिटी के लिए पढ़ लेते तो फिर हम श्योर हो जाते हैं कि अब हमें पॉलिटी में और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ऐसा क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम इन्वायरमेंट का पढ़ें और वहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो इन्वायरमेंट क्या है, थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और उसके करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा कोई एक तो किताब है नहीं जिसमें इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन आ जाए। और इन्वायरमेंट के अंदर आपने सुना होगा जो सबसे फेमस बुक है वो है शंकर आईएएस। और शंकर आईएएस के अंदर ऑलमोस्ट जो इन्वायरमेंट के जो मेन टॉपिक हैं वो सारे ऐड किए हुए हैं। लेकिन शंकर आईएएस वो काफ़ी हैवी बुक है, ऑलमोस्ट 600 से 700 पेज की ये बुक है, जो कि पढ़ने में काफ़ी दिन लग जाएगा और उसका रिवीजन प्रॉपर टाइम से हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक मार्केट के अंदर एक पीडीएफ मिल रही है जिसको कोई कोचिंग है उसने जो शंकर आईएएस की बुक है उसको शॉर्ट करके लिखा है प्रीलिम्स वाइज। जो प्रीलिम्स के जो फैक्चुअल डेटा है उसके अंदर अच्छे से उस बुक के अंदर दे रखे हैं। और उस बुक का जो पीडीएफ है वो शायद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, या फिर आप जो ये इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं इस इमेज की मार्केट के अंदर एक बुक मिलती है, पीडीएफ मिलती है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें शंकर आईएएस के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स वाइज वो सारे बहुत ही डिटेल दे रखे हैं। हालांकि ये जो बुक है वो इंग्लिश में थी और इसको ट्रांसलेट किया है गूगल हिंदी के थ्रू, तो थोड़ी सी इसमें त्रुटियां भी हैं, लेकिन उतना हम अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट इतना अच्छा सब्जेक्ट, इतना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट और इतनी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं, उसको अगर अच्छे ढंग से अप्रोच करना चाहें तो मैंने पिछले साल इस बुक से किया था और काफ़ी हेल्पफुल बुक है और काफ़ी ही ज़्यादा वैलिड बुक है, जिससे आपको इन्वायरमेंट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी जो होते हैं वो करंट से आते हैं, तो करंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके विजन की जो मंथली मैगजीन है या फिर जो अन्य करंट अफेयर के जो आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं उनसे आपके पूरे हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है जो हमें कहीं करंट वगैरह से नहीं देखना है, जो स्टैटिक है जहाँ से हम एक बार पढ़ लें और उसका रिविजन बार बार कर पाएँ, तो ऐसी ये बुक है जिसको आप बहुत ही अच्छे से अपने इन्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो इन्वायरमेंट के टॉपिक है, अगर हम एक बार थोरोली पूरा सिलेबस अगर देख लें तो हमें समझ आ जाएगा कि इन्वायरमेंट में हमें कितना पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे जो इस बुक के अंदर है इसमें से मैंने ये टॉपिक निकाले हैं, और ये जो टॉपिक हैं ये मैंने PYQ वगैरह उनको भी देख के निकाले हैं, और कुछ गूगल वगैरह से भी मैंने जब पढ़ रहा था तो मैंने टॉपिक लिखे थे वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है इन्वायरमेंट के अंदर वो पर्यावरण पारिस्थितिकी आता है सबसे पहले। उसके अंदर जो सब टॉपिक है जैसे पारिस्थिति हो गए, पर्यावरण के घटक हो गए, जैविक अजैविक, जैविक घटक के अंदर कौन से प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता जिसमें स्वपोषी मृतपोषी टाइप से, और पारिस्थितिक तंत्र हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई। अब आप इसमें एक और चीज़ क्या कर सकते हो यहाँ पर कि जब आप इन्वायरमेंट पढ़ो तो आपने अगर रिवाइज कर लिया इन्वायरमेंट का, एक बार पढ़ लिया आप अपनी बुक से, तो आप इस पेज को उठाइए जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये जो पेज है इनको भेज दिया है PDF फॉर्म में। तो आप इन पेज को उठाइए, फिर टॉपिक लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये चैप्टर है पहला उस बुक का। तो इस बुक के अंदर जो जो हेडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जैसे पारिस्थितिकी,
तो आपने पारिस्थितिकी देखा और उसकी डेफिनेशन मन के अंदर रिकॉल कर दी। और उसी प्रकार से जो पर्यावरण के घटक हैं, जैविक अजैविक क्या है, इनमें कौन कौन से भाग हैं, इनमें कौन कौन आते हैं, उनको एक बार मन में रिकॉल कर लिया, तो आप इससे अच्छे ढंग से जो इन्वायरमेंट है उसका रिवीजन भी बहुत ही अच्छे वे में कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक मैं लैग कर रहा हूँ, तो उस टॉपिक को आप हाथों हाथ जाके बुक से देख सकते हैं और उसको वापस वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। जितने भी जो टॉपिक है इन्वायरमेंट के सारे इस प्रकार से लिखे हुए हैं। और इस प्रकार से मैं प्रयास करूँगा आगे की जो अन्य सब्जेक्ट है उनका भी, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह हो गए, कौन कौन से टॉपिक हो गए, इकोनॉमी हो गया, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनको भी हम यहाँ पर इस टाइप से एक बार डिस्कस कर लेंगे। जब रिवीजन के टाइम आएगा तो उसमें ये जो PDF है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि हमें कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, एक तो हमें कोई आके पूछे, लेकिन यदि हम एक बार मन में उसको रिकॉल कर लें तो हमें एक बार वो हमारे कंठस्थ हो जाते हैं, हम दिमाग में बैठ जाते हैं वो चीज़ें। तो इस प्रकार की जो भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, जैसे प्रदूषण के अंदर जैव आवर्धन, जैव संचयन, जैविक सांद्रण, अब इन वर्ड की हमने जब रिवीजन करने के बाद वापस देखा कि जैव आवर्धन किसे बोलते हैं या फिर जैव संचयन किसे बोलते हैं, तो मन में हमने उसको रिकॉल कर लिया, तो हमें एक बार याद आ गया और हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा ये टॉपिक है वो तैयार हो गया है और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आता तो उसका रिवीजन कर लिया, तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर मेन टॉपिक हैं, जैसे कि दूसरा चैप्टर हो गया स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके अंदर वन, मरुस्थल, घास भूमि हो गए। तीसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो जो चैप्टर हो गए, जैसे कि सुपोषण हो गया, आर्द्र भूमि, रामसर अभिसमय वगैरह हो गए, मुहाना पारिस्थितिक तंत्र हो गया। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अच्छे वे में लिख रखी हैं और ये टॉपिक सारे के सारे जो हैं मैंने जो आपको पहली बुक बताई उसके अंदर अच्छे से दे रखे हैं और वहाँ से आप उनको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक चीज़ कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह जितने भी हैं भारत के अंदर, कौन कौन से, एक तो नेशनल पार्क, एक जितने भी भारत में रामसर साइट है, एक जितने भी भारत में जो टाइगर रिजर्व है, उन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इनको आप अपने एक जो डायरी बनाई या फिर उसमें आप एक साथ लिख दीजिए कि कहाँ पे लोकेटेड है और कौन सी फेमस इनमें से रामसर साइट है या फिर नेशनल पार्क है जो कुछ प्रसिद्ध हुई है। जैसे लास्ट एलिफेंट विस्पर्स एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको ऑस्कर भी मिला था, तो वो किस नेशनल पार्क से थी, तो आप उसकी जानकारी वहीं पे एक साथ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी, जो इंपॉर्टेंट जानकारी किसी नेशनल पार्क से संबंधित या किसी टाइगर रिजर्व से संबंधित या किसी रामसर साइट से संबंधित, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं एक साथ एक कॉपी में। तो इस प्रकार से जो ये PDF है इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लिख रखी हैं और इनको आप अगर कहीं से गूगल भी करना चाहो तो इन टॉपिक आप गूगल कर सकते हो। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी संगठन हैं या फिर जो जो अभी समय हुए हैं, जो फेमस कॉप हुए हैं, उनके बारे में भी आप इस बुक में से यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी अधिनियम हुए हैं भारत के अंदर, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया, राष्ट्रीय वन नीति 1988 की हो गई, वन अधिकार अधिनियम 2006 हो गया, तो आप यहीं से रिकॉल कर पाएंगे कि यहाँ वन अधिकार 206 के अंदर क्या क्या दिया गया है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप हाथों हाथ जाके उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये बेस्ट रिवीजन की आप प्रैक्टिस इस बार अपना सकते हो और नो डाउट आपको इससे 100% फ़ायदा होगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितना याद है और कितना मेरे को और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। और किस प्रकार से इस बुक को पढ़ना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बुक के साथ आपको इस प्रकार से घुल मिल जाना है कि आपको बुक आपके अंदर आत्मसात हो जाए कि जो जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उसको आप हाथों हाथ गूगल कर दीजिए या फिर कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिले आपको उससे देख लीजिए और साइट्स में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे बायो मैग्नीफिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, उसके अंदर वो जो बायो मैग्नीफिकेट जो पॉल्यूटेंट है वो मोबाइल होना चाहिए, वो सॉल्यूबल होना चाहिए और वो बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहिए, ये चीज़ें उसकी है। तो आप इस प्रकार साइड में लिख देंगे तो आप इजीली फास्ट आप उसका रिवीजन कर पाएंगे। और साथ ही में आप जब इस बुक को शुरुआत करें या फिर कोई भी बुक को शुरुआत करें तो आप एक चीज़ कीजिए कि जिस दिन आप बुक को पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे लेट्स सपोज आज आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, आज 6 तारीख है, तो आप सबसे पहले जाएंगे जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसके पहले पेज पर और उस पर लिखेंगे फर्स्ट रिवीजन और उसमें डेट डालेंगे कि मैंने आज 6 तारीख को स्टार्ट किया है। और जिस दिन आप ख़त्म कर रहे हैं, चाहे 15 हो गई, 20 जनवरी हो गई या 25 जनवरी, तो उस दिन लिख दिया आपने उसके आगे कि 25 जनवरी। तो आपको जब आगे जाओगे तो आपको याद रहेगा कि पहला रिवीजन मैंने जो है 20 दिन के अंदर किया है। और जब सेकंड टाइम आए तो सेकंड डिवीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं आप। और फिर जब आपने सेकंड डिवीज़न स्टार्ट किया कि 15 फरवरी को आपने सेकंड डिवीज़न स्टार्ट किया और आपका रिवीजन चला 25 फरवरी तक, यानी कि 10 दिन में आपने रिवीजन किया, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितने दिन में वापस सेकंड रिवीजन किया है।
इस प्रकार से जो थर्ड रिवीजन है वो कितने दिन में होगा, तो इस प्रकार से क्रम बनता चलेगा। और आप जब लास्ट में जब 5-6 रिवीजन तक पहुंचोगे तब आपको लगेगा कि आप एक दिन के अंदर पूरी बुक पढ़ रहे हो। तो ये आप टेक्निक अपनाओगे तो आपको लगता रहेगा कि मैं हाँ कम टाइम में कर रहा हूँ और मैं इफेक्टिवली रिवीजन कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने लिख दी है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा गूगल करके एक बार में ही लिख देनी है, ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े। और मैं जो भी राष्ट्रीय उद्यान या फिर रामसर साइट से संबंधित जो भी चीज़ें एक साथ मैंने कलेक्ट कर रखी उसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। जैसे आपको लिख दी है रामसर साइट हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, IUCN के अंदर जितनी भी इंडिया की जो स्पीसीज है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या फिर इंडेंजर्ड है उनको आप एक जगह लिख दीजिए। और उसके साथ आप क्या कीजिए कि जो PYQ है उनको आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो PYQ के बेस पे ही आ रहे हैं बार बार। आप चाहे कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने PYQ ढंग से नहीं किए तो आप एग्ज़ाम में जाकर मात खाओगे ही खाओगे। क्योंकि कितना ही पढ़ लीजिए, आपके हाईएस्ट अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो 40 क्वेश्चन आ जाएंगे किसी बुक जितने भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें से। लेकिन आपके जो ऊपर के 20-25 क्वेश्चन आपको सही करने ना, उसके लिए आपको PYQ को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि ताकि आपको लगे कि किस प्रकार से मैं उन 20-25 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा कर पाऊँ। जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, वो किताब रिवाइज होकर वापस उस साल आती है। एंड जैसे कि 2023 के अंदर कोई क्वेश्चन आया जो उस बुक के अंदर था ही नहीं, लेकिन वो बुक वाला क्या करेगा, अपना रिवाइज एडिशन लेके आएगा और उसके अंदर वो चीज़ ऐड कर देगा। तो आपको लगेगा कि इस बुक से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप नितिन सिंघानिया पढ़ोगे तो नितिन सिंघानिया से ऐसा लगेगा पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चन नितिन सिंघानिया से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बुक पढ़ के एक बार ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, आप अच्छे से जो PYQ है उनको ढंग से करना। और साथ में PYQ करते में क्या ध्यान रखना कि PYQ के अंदर कोई भी स्पीसीज का नाम आ रखा है तो उस स्पीसीज के बारे में अच्छे से एक जगह नोट बना लेने हैं। जैसे रामसर साइट्स के बारे में आ गई, ये 2022 के अंदर 4 रामसर साइट आई, तो अब इन 4 रामसर साइट के बारे में आप अच्छे से अलग से नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि ये 4 पक्षियों के 4 स्पीसीज के बारे में नाम आ रखे हैं यहाँ पर, जैसे गोल्डन महासीर हो गया जो कि मछली है, स्पून बिल हो गया, इंडियन नाइटजार हो गया, वाइट आइसबिस हो गया। तो इनके बारे में आप अलग से नोट्स बना लीजिए। PYQ करने का ये मतलब नहीं कि आप इसने से देखा और हाँ ये सही है आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। PYQ करने का अर्थ है कि इनमें से जो सारे चीज़ें हैं उन सारों के बारे में आपको पता हो। क्योंकि UPSC ने गोल्डन महासीर के बारे में पूछ लिया, क्या पता 2024 के अंदर इंडियन नाइटजार के बारे में पूछ ले। तो इतने इसमें, जैसे ये मुन्ना सर की बुक है, इसमें से जितने भी 1995 के बाद जो PYQ हैं उनमें जितनी भी स्पीसीज़ के नाम आ रखे हैं, जितने भी नेशनल पार्क के नाम आ रखे हैं, या फिर किसी भी आर्ट एंड कल्चर के अंदर कुछ और आ रखा है नाम, तो आप सबके नोट्स एक जगह अच्छे से बना लीजिए। वो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके जो नोट्स हैं बाकी उनसे ज़्यादा हेल्प वो चीज़ करेगी। और इसके साथ आप जानिए कि जो PYQ आ रहे हैं उनमें से देखिए कि भाई ये ऑप्शन ही सही क्यों है, उसका कारण ढूंढिए कि UPSC ने इस आंसर को सही क्यों माना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था कि संक्रामक जीव जाति क्वेश्चन स्पीसीज विशेषज्ञ समूह, एक समूह है जिसके अंदर लिखा हुआ है जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन में IUCN आ गया और एक ऑप्शन में UNEP आ गया और आगे UNFCCC आ गया। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से अब कौन सा सही है, तो अब आप देखिए कि इसमें से सही क्यों है और UPSC ने क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ दी है। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है कोष्टक के अंदर कि जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। अब UPSC ने ये क्यों दिया है? UPSC सीधा ही क्वेश्चन दे सकता था कि संक्रामक जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है, ऐसा सीधा ही पूछ लेते, फिर भी ये क्वेश्चन बन नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो बीच में लाइन दी है ना, इसका कुछ ना कुछ UPSC का हिंट था कि इससे आपको आंसर पकड़ना है। यहाँ पर डेटाबेस के बारे में लिखा हुआ है। अब डेटाबेस कौन बनाता है? जैसे आपने पढ़ा होगा NCERT में ही दिया हुआ है IUCN के बारे में, रेड डाटा बुक, जिसके अंदर वो स्पीसीज के लिखता है कि कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कौन सी डेंजर्ड है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर डेटाबेस देने का अर्थ यही है कि आप पकड़ पाएँ कि इसमें से कौन सा संगठन इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का अच्छे से, आपको PYQ अच्छे से करने हैं और उनके जो हिंट है उनको अच्छे से पकड़ना है कि भाई क्यों ही UPSC ने ये आंसर दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक एक वर्ड दिया है उसका अर्थ क्या है, क्यों UPSC ने ये वर्ड यहाँ पे पुट किया है, तब जाके आप अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। और हाँ, कई कोचिंग वाले जो या फिर कोई यूट्यूब पे हैं बहुत सारे, वो आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं
वो एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो किसी एक इंडिविजुअल की है। अब मैं यहाँ पे आपको टेक्निक्स बताऊंगा ना कि भाई आप इस प्रकार से कर लीजिए, लेकिन वो इंडिविजुअल की है। मैंने 5000 6000 क्वेश्चन किए हैं तब जाके वो टेक्निक विकसित हुई है। अगर आप उससे सीधा सीखोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। जैसे कि अर्जुन थे महाभारत के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे धनुर्धर थे। अब उनको मैं देख रहा हूँ और मैं कहूँगा मैं भी ऐसा ऐसा धनुर्धर बनूंगा, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हम अर्जुन की तरह प्रैक्टिस करेंगे तब जाके उसकी तरह धनुर्धर बन पाएंगे। इसलिए आपको भी 5-6 हज़ार बार जो PYQ है उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप उस टेक्निक को पकड़ पाओगे, उस टेक्निक को आप डेवलप कर पाओगे। किसी को देखकर आप उस टेक्निक को बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। यूट्यूब पर आप देख लोगे कि मैं ये टेक्निक है, इस प्रकार का एलिमिनेशन मेथड है, उसको यूज़ कर लूँगा, इसको इस प्रकार से यूज़ कर लूँगा और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको वो हवा भी नहीं लगेगी एलिमिनेशन टेक्निक की। आप क्वेश्चन को 5 से 6 बार एक क्वेश्चन को करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कोई एलिमिनेशन टेक्निक है वो काम आती है। आपकी खुद की इंडिजीनियस टेक्निक विकसित होगी तभी आपको एग्जाम में हेल्प कर पाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मैंने ये यहाँ पर बुक बताई है इसको आप परचेज कीजिए। इसमें से जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उनको आप पढ़िए, उनका बार बार रिवाइज कीजिए। फिर आप इस जो सारणी इसका यूज कर सकते हैं कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, और उसके बेस पे आप अपने वापस रिवीजन को स्पीड बढ़ा सकते हैं। और साथ ही आप जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है उनको आप साइड में लिख सकते हैं नोट्स के, ताकि उनका रिवीजन में आपको ईजी लगे वो बुक। और एनवायरनमेंट में आपको कुछ डाउट आ जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आगे भी किसी सब्जेक्ट को लेकर आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थोड़ा मैं इस वीडियो में रिजिड बोल रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो वास्तविकता है उसको मैं आपके सामने बता रहा था। उस वास्तविकता से आपको रूबरू होना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो प्रीलिम्स है वो अच्छे से हो पाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।